सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनिट 3 जिसका नाम है द लीगल सिस्टम। तो पहला टॉपिक हमारा आता है, ये पूरा इसका सिलेबस है और मैंने इस चैप्टर का पूरा सिलेबस इसमें जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सारे कवर करे हैं। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करा है बिकॉज आई नो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, आप लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहोगे, तो मैंने हर एक टॉपिक का ओवरव्यू दे रखा है ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल छोड़कर ना आओ, उसमें अच्छे से लिख पाओ। तो पहला टॉपिक हमारा आता है लॉ। तो लॉ क्या होता है हमारा? इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन द सोसाइटी। तो ये क्या है? लॉज क्या होते हैं? हमारे रूल्स होते हैं। तो ये क्या है? लॉज क्या है? हमारा कोई भी रूल या फिर प्रिंसिपल्स जो कि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी क्रिएट करती है ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो उस बेसिस पर चल सके, उस बेसिस पर काम कर सके, कोई भी क्राइम ना हो। क्राइम को अवॉइड करने के लिए हम लॉज बनाते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी रहे हमारे एनवायरनमेंट में। सो इट इज द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो ये क्या है? हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम रूल्स बनाते हैं, प्रिंसिपल्स को क्रिएट करते हैं and enforced by a government authority to regulate the behavior of peoples, ताकि हम जो लोगों का बिहेवियर है उसे रेगुलेट कर पाए विद इन अ सोसाइटी। इट डिफाइन वट इज राइट एंड रॉन्ग। तो ये हमें बताता है कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हमारी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं एनवायरनमेंट को लेके, हमारी सोसाइटी को लेके। अगर हम कहीं पर रह रहे हैं तो हमें किस तरीके से रहना है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। सो इट डिफाइंस वट इज राइट एंड रॉन्ग, सेट आउट राइट एंड ड्यूटीज़ and provide the mechanism for justice when those rules are broken। तो ये क्या करता है? हमारा लॉ क्या करता है? पहले तो बताता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, और न्याय देता है। अगर कोई लोग उन रूल्स को ब्रेक कर देते हैं या फिर इनजस्टिस कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वहाँ पर वो उसे जस्टिस प्रोवाइड करता है। मतलब हमारी जो कोर्ट्स बने हुए हैं जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए, वी हैव वेरियस कोर्ट सिस्टम्स इन इंडिया। फर्दर हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अपने कोर्ट सिस्टम्स को। सो द मेन पर्पस ऑफ लॉ इज टू मेंटेन द ऑर्डर। अब मेन पर्पस क्या है हमारा लॉज बनाने का? ऑर्डर्स, ताकि हम ऑर्डर्स बना पाए। प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो सही है उस सबको प्रोटेक्ट कर पाए। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, अगर कोई लड़ाई हो जाए तो उसे सॉल्व कर पाए। सोशल जस्टिस एक प्रोवाइड कर पाए, प्रमोट कर पाए। रेगुलेट बिहेवियर, ताकि लोगों का बिहेवियर जो है उसे सही तरीके से रेगुलेट कर पाए। सो नाउ द टाइप्स ऑफ लॉज। अब कौन कौन से लॉज हमारे होते हैं? मैंने यहाँ पे ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करा है बिकॉज अगर एग्जाम में आएगा, आप लोगों को अगर समझ आ जाएगा तो आप खुद के अपने पॉइंट्स क्रिएट कर कर लिख सकते हो। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ इज क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ क्या है? हमारा क्राइम से रिलेटेड है। इसका आप एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दो कि भाई किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर दी है, गन शॉट कर दिया या समथिंग लाइक दैट, तो वो सारे केसेस हमारी क्रिमिनल लॉज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज योर सिविल लॉ। सिविल लॉ किसी इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड अगर कोई लॉ होता है, मतलब कोई भी अगर गलत चीज़ किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर होती है, उसे जस्टिस प्रोवाइड करना है। सो इट इज दीज टाइप्स ऑफ लॉज कम अंडर सिविल लॉज। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का मतलब क्या है? ये डिफाइन करती हैं हमारी कि गवर्नमेंट की पावर्स क्या क्या हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो उसकी पोस्टिंग के हिसाब से, उसकी अथॉरिटीज़ के हिसाब से, जो भी उसका लेवल है उस हिसाब से उसे कौन कौन सी पावर्स गिवन है, तो वो डिफाइन करता है उन चीज़ों को। नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? इट कंट्रोल्स एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। द लास्ट वन वी हैव इज इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या करता है? हमारी गवर्नमेंट के रिलेशन बताता है कि बाकी कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस हैं। सो नाउ देयर आर द सोर्सेज ऑफ लॉज। अब लॉज के सोर्सेज क्या क्या हैं? पहला सोर्स हमारे पास आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लॉज मेड बाय लेजिस्लेटर। तो लॉज जो हमारे लेजिस्लेटर ने बनाए हैं उसे हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आईपीसी, आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट इज योर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? लॉ डेवलप्ड बाय कोर्ट डिसीजंस। जो भी कोर्ट के डिसीजंस के बेसिस पर लॉज बने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पास्ट में केस आया, पास्ट के केस आने के बाद रिपीटेबली सेम केस हमारा फ्यूचर में ही आ रहा है, तो जो डिसीजंस अब लिए जा रहे हैं वो पास्ट केसेस के बेसिस पर लिए जा रहे हैं कि भाई वो मानते हैं कि जो पास्ट में अगर कोई पास्ट केस था तो वहां पर अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो मतलब वो सही डिसीजन लिया था, हमने जस्टिस प्रोवाइड करा उस इंसान को। अगर सिमिलर वे में केसेस आए जा रहे हैं तो वो एक तरीके का हमारा
लॉ बन जाता है कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें यहीं पर इस टाइप का जस्टिस प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स। नेक्स्ट इज योर कस्टम। कस्टम क्या है हमारा, लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल पार्टीज। तो ये क्या है हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल पार्टीज, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो गए, जो भी हमारी रिचुअल्स होती हैं, मैरिजेस होती हैं, जितने भी हमारी मैरिजेस होती हैं, मतलब कोर्ट मैरिजेस एंड ऑल, डाइवोर्स सिस्टम होता है, या फिर हमारा कोई बर्थ सर्टिफिकेशन एंड ऑल होता है, तो वो सारा का सारा इस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज योर रिलीजन एंड मोरालिटी। तो लॉज फ्रॉम रिलीजन और मोरल कोड्स। तो यहाँ पर क्या आता है, जो जितने भी हमारे रिलीजन से बेस्ड लॉ हैं वो सारे के सारे हमारे रिलीजन एंड मोरालिटी में आते हैं। एग्जाम्पल हिंदू और मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट इज योर एग्रीमेंट और कन्वेंशन। एग्रीमेंट और कन्वेंशन का मतलब क्या है, रूल्स एक्सेप्ट करे गए हैं एक कंसेंट के फॉर्म पे, मतलब एक कंसेंट तैयार करा, उसमें जितने भी रूल्स थे हमने उन्हें एक्सेप्ट करा। एग्जाम्पल हमारा हो गया इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रीटीज में हमारे पास एक कंसेंट आता है, मतलब एक इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं वो एक कंसेंट को सर्कुलेट करते हैं विद इन द कंट्रीज, फिर कंट्रीज उन ट्रीटीज को एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट इज योर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, principle of justice and fairness. Example, equitable remedies. सो नाउ हियर इज योर कोर्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंडिया में कोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का कोर्ट स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया में 4 तरीके के बेसिक कोर्ट्स हमारे पास होते हैं, सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है हमारा, सुप्रीम हाईएस्ट अथॉरिटी होता है हमारा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, कि सबसे बड़ा कोर्ट हमारे इंडिया में जो है, जिस सबसे ज्यादा अथॉरिटी अगर किसी को पावर दी हुई है तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी रहे इंसानों के अंदर, जो भी हम लोग हैं पीपल के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ट्रस्ट डेवलप हो कि नहीं भाई अगर बाकी कोर्ट्स में उसे जस्टिस नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसे पक्का जस्टिस मिलेगा। सो इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज थ्रू इंडिया। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये हमारा 26 जनवरी 1950 इन न्यू दिल्ली। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो डिफाइन करती हैं सुप्रीम कोर्ट्स के लॉज एंड एक्शंस को, इट इज रिटन विद इन द आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहाँ पर इसकी पावर्स डिस्क्राइब हैं, आर्टिकल्स 124 से 147 में। इट इज कंपोज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 32 अदर जजेस होते हैं। और अपॉइंट कौन करता है इन्हें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और बाकी जो 33 जजेस होते हैं वो भी किसी बेसिस पर, इन्हीं बेसिस पर जज अपॉइंट होते हैं। अपॉइंटमेंट जो क्राइटेरिया है वो हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा था, यूनिट 2 में, कि कैसे कैसे अपॉइंट होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, या फिर लॉयर्स और जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं कोर्ट्स में। सो नेक्स्ट इज योर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है हमारा, एक लो लेवल कोर्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा हाई लेवल कोर्ट है तो हाई कोर्ट हमारा लो लेवल कोर्ट है। सो इट बाइंड्स लोअर केसेस विद इन द स्टेट। तो ये क्या करता है, लोअर केसेस को बाइंड करके रखता है विद इन द स्टेट्स। इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 214 टू 213 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके अंडर एस्टेब्लिश है, आर्टिकल 214 से 231 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ईच स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। तो हर एक स्टेट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स में एक हाई कोर्ट हमारा होता ही होता है। तो यहाँ इंडिया में हमारे पास 25 हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर भी जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होता है, और बाकी के जो जजेस होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा एस्टेब्लिश करा गया था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हेड्स कौन कौन होते हैं, यहाँ पर हमारा हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का जज या फिर सेशन जज। तो ये क्या करते हैं, हमारा बेसिक काम क्या होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इट हैंडल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये हमारा सिविल और क्रिमिनल केसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैंडल करता है। अपील्स को सुनता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे हमारे कुछ कोर्ट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सो दीज आर द कोर्ट्स बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये क्या है, हमारे कुछ कोर्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे होते हैं। सो दे इंक्लूड
तो यहाँ पर हमारे पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर हमारे पास दो तरीके के कोर्ट आते हैं। पहला कोर्ट हमारा होता है सिविल कोर्ट और दूसरा कोर्ट हमारे पास आता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होता है, हमारा पहला सिविल जज होता है। सिविल जज क्या होता है, हमारा एक सीनियर डिवीजन है। मतलब दो तरीके के जज हैं, एक तो सीनियर डिवीजन पर होगा और दूसरा जूनियर डिवीजन पर होगा। सीनियर डिवीजन वाला जज क्या करेगा, हमारा हैंडल करेगा जितनी भी हायर वैल्यूज हैं, जितने भी हायर सिविल के मैटर्स हैं, जितने भी हायर मैटर्स होंगे। लोअर मैटर्स लोअर मैटर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारा जूनियर डिवीजन हैंडल करेगा। नेक्स्ट इज योर क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हमारे पास होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सीजेएम जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी हमारे जितने भी सीरियस क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सबको हैंडल करता है। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास का मेंबर डिस्क्राइब्ड होता है। सो इट हैंडल्स लेस सीरियस ऑफेंसेस। तो अगर ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस हैं तो वो सीजेएम के पास जाएंगे, वरना तो हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे जितने भी अगर थोड़े से कम सीरियस ऑफेंस होंगे। सो नेक्स्ट इज योर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज इम्पॉर्टेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आपके PYQs में भी पूछा गया है। सो इट इज अ लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय अ पार्लियामेंट एंड हैज रिसीव्ड द प्रेसिडेंट अप्रूवल। तो ये क्या है, हमारा एक ऐसा लॉ है जो कि पास करा है पार्लियामेंट ने और बाद में मतलब एक पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया और बाद में उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टेट्यू और लेजिस्लेशन। तो इसे हम एक स्टैच्यू या फिर लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। लॉज मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। अब लॉज मेकिंग प्रोसेस क्या है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही ये टॉपिक आता है, लॉज मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। पहले क्या है, हमारा बिल इंट्रोड्यूस होगा। सो इट इज अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोजल लॉ। तो ये क्या है, हमारा बिल जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं, मतलब एक प्रपोजल बनाते हैं। तो प्रपोजल का ये ड्राफ्ट होता है हमारा इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो हमारा प्रपोजल है या फिर ये बिल जो हम बोल रहे हैं, ये हमारा या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। डिबेट एंड डिस्कशन। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस द बिल पर्पस डिटेल्स। तो मेंबर्स जो होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, वो डिस्कस करेंगे बिल का पर्पस क्या है, उसके डिटेल्स क्या हैं। और अगर बाकी के मेंबर्स एग्रीड नहीं है या फिर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो उन चेंजेस को सजेस्ट करेंगे कि भाई कौन कौन से चेंजेस हम लोगों को चाहिए इस बिल में। नेक्स्ट इज योर वोटिंग इन द हाउस। उसके बाद हमारी वोटिंग होती है घर के अंदर। आफ्टर डिबेट बिल इज वोटेड ऑन, मेजॉरिटी अप्रूव द पासिस। तो जैसे ही हमारा वोटिंग हो जाती है, अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट हम अप्रूव हो गई कि मतलब जितनी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हमें चाहिए वो चीज़ उतनी वोट्स हमें मिल गई है, तो हमारी जो बिल है वो पास हो जाता है। मतलब वो लॉ बन सकता है, लॉ बनने के लिए रेडी है। लेकिन अभी भी लॉ नहीं बनेगा क्योंकि हमें चाहिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट उसके बाद हमें चाहिए होती है प्रेसिडेंट की अप्रूवल। आफ्टर बोथ हाउसेज ऑफ पासेस द बिल, तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने उस बिल को पास कर दिया है, तो अब वो जाता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट उसे साइन करता है और उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है। सो इट बिकम्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया, वो बिल हमारा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। इट मे नॉट सेंड बैक टू रिकंसिडरेशन। तो अगर जरूरी नहीं है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा। नेक्स्ट इज योर पब्लिकेशन एंड एनफोर्समेंट। अब प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव कर दिया है, एक्ट जो है वो हमारा पब्लिश हो जाएगा इन द गैजेट ऑफ इंडिया एंड इट बिकम्स लॉ, और वो लॉ बन जाएगा। इट मे कम्स इनटू इफेक्ट इमीडिएटली और ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो वो जो हमारा बिल जो था, जो भी एक्ट बना है, या तो वो उसी दिन हमारा आ जाएगा कि भाई इस एक्ट को, इस लॉ को हमें फॉलो करना है, वरना एक स्पेसिफिक डेट पर वो वर्किंग में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज योर इनैक्टेड लॉ। इनैक्टेड लॉ क्या है हमारा, इट इज अ लॉ दैट हैज बीन फॉर्मली पास्ड बाय अ लेजिस्लेशन। तो एक ऐसा लॉ है जो कि लेजिस्लेशन ने पास करा है, फॉर्मल वे में पास करा है, सच एज पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन। जैसे कि किसी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया या फिर स्टेट लेजिस्लेशन ने। Once a bill is passed by government or legislation and receive the president assent, it becomes an enacted law. तो एक बार कोई बिल पास कर दिया गवर्नमेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने, जो कि हम उस बिल को प्रेसिडेंट का एक्सेंट मिल गया है कि भाई प्रेसिडेंट की परमिशन भी मिल गई है, तो वो हमारा एक इनैक्टेड लॉ बन जाता है। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये बना था। राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब सबको पढ़ने का अधिकार है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनैक्टेड लॉ की, इट इज मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इसे बनाता है, रिटर्न फॉर्म है, लीगली एनफोर्सेबल है,
पब्लिश्ड ऑफिशियली पब्लिश होते हैं ये लॉज, हम इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं बाद में, अगर हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो बाद में भी इनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सो आफ्टर कैबिनेट अप्रूव्स द बिल, एक बार कैबिनेट ने वो बिल अप्रूव कर दिया, सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एंड रीड 3 टाइम्स। तो एक बार कैबिनेट ने वो बिल अप्रूव कर दिया तो ये हमारा इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में और 3 बार ये पढ़ा जाएगा। अ कमिटी में रिव्यू द बिल एंड सजेस्ट चेंजेस। तो अगर कोई कमिटी है उस बिल को रिव्यू करेगी और चेंजेस सजेस्ट करेगी, मतलब अगर किसी भी इंसान को कोई एतराज हो रहा है तो, या फिर अगर वो कुछ बेटर उसमें चेंजेस ला सकता है तो उस चेंजेस को सजेस्ट करेगा, अपने रिव्यूज देगा, ऑनेस्ट रिव्यूज वहां पर मेंबर्स प्रोवाइड करेंगे। द बिल इज देन डिस्कस्ड, अमेंडेड एंड वोटेड फॉर ऑन द पार्लियामेंट। तो वो बिल बाद में डिस्कस होगा, अमेंड करा जाएगा, वोटिंग होगी हमारी पार्लियामेंट में। अगर दोनों हाउसेस के मेंबर उसे अप्रूव कर देते हैं तो वो बिल हमारा अप्रूव हो जाएगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कॉमन लॉ या फिर केस लॉ। तो कॉमन लॉ और केस लॉ क्या है? इट इज अ बॉडी ऑफ लॉ दैट कम्स फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम, नॉट फ्रॉम रिटन लॉ, ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। तो मतलब ये क्या है, हमारा एक इस टाइप का लॉ है, एक इस तरीके का लॉ है जो कि किसी रिटन फॉर्मेट में नहीं आता, मतलब एक रिटन लॉ नहीं है, लेकिन जुडिशियल डिसीजंस की वजह से होता है। जो जजेस डिसीजंस लेते हैं उस बेसिस पर वो लॉ हमारा निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल इन योर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो भी जजेस ने डिसीजन लिए हैं तो वो एक तरीके से बार बार वो केसेस रिपीट हो रहे हैं, तो एक तरीके का वो कॉमन लॉ या फिर एक केस लॉ बन जाता है कि भाई ऐसा केस होगा तो यही जो है सिचुएशन आएगी या फिर यही हमारा जो कंक्लूजन है वो आएगा। सो इट इज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। कहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ था? इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। स्टेयर डिसीजंस, जिसे हम स्टेयर डिसीजन भी बोलते हैं। So court follows earlier judicial decisions in similar cases. This ensure consistency and predictability in the law. तो जो हमारा कोर्ट है वो फॉलो करता है जितने भी हमारे पहले डिसीजंस हुए हैं, सिमिलर केस अगर आया है, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। तो बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रीवियस पास्ट ईयर के केसेस को हम देख रहे हैं कि पास्ट में ऐसा सिमिलर केस आया है, हमने क्या डिसीजन लिया था, उसी तरीके से अगर सिमिलर केस आया होगा तो हम सिमिलर वे में डिसीजंस लेंगे। जज मेड लॉ, तो जजेस हमारे लॉज बनाते हैं। जो भी केस है, केस के बेसिस पर जजेस हमारे लॉज बनाते हैं। सो जजेस इंटरप्रेट एंड क्रिएट रूल्स व्हेन नो स्पेसिफिक स्टेटस अप्लाइज। तो जजेस हमारे एक नया रूल बना देते हैं अगर कोई भी स्टेटस पर उस केस पर अप्लाई नहीं होता है। अनरिटन लॉ है तो ये अनरिटन लॉ है, कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट में ये लिखा नहीं जाता। इट इन्वॉल्व्स थ्रू आउट जजमेंट ओवर टाइम, तो ये जजमेंट के बेसिस पर हमारा बनता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवॉल्विंग। कॉमन लॉज चेंजेस विद न्यू डिसीजंस इन सोशल डेवलपमेंट। तो हमारे जो कॉमन लॉज है वो हमारे डिसीजंस के बेसिस पर, जैसे सोसाइटी हमारी डेवलप करती रहती है उस बेसिस पर ये चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए हम इसे एक पर्टिकुलर इसे पर्टिकुलरली इशू नहीं करते हैं, रिटन फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते हैं क्योंकि सोसाइटी हमारी डेवलप होती है। मे बी आज सोसाइटी की थिंकिंग कुछ और है, उसके लिए वो चीज़ आज सही है लेकिन कल वो चीज़ गलत भी हो सकती है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द सोसाइटल डेवलपमेंट एंड न्यू डिसीजंस। तो टाइम टू टाइम वो चेंज भी हो सकता है लेकिन नॉट विद इन द वेरी जनरल या फिर वेरी स्पेसिफिक टाइम। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, अगर उस कॉमन लॉ को चेंज करेंगे उस डिसीजंस को चेंज होने में भी काफ़ी ईयर्स लग सकते हैं। Next is your principle taken from decisions of judges constitute binding legal rules. तो कौन कौन से rules हैं हमारे? Judicial precedent means that the judges made decisions based on past cases. तो मैंने अभी आपको बताया judicial precedent का मतलब क्या होता है। judges ने हमारे कुछ decisions लिए based on the past cases. They follow similar previous cases. उन्होंने बिल्कुल previous cases को follow करा, जैसे उसके previous cases थे उन्हीं की basis पर उसने आगे के decisions लिए। Next is your precedent are followed because judicial decisions are assumed to be corrected. तो precedents को हम follow क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं जो judicial decisions थे वो बिल्कुल सही थे and using them help build confidence in the judicial system। और उन्हें use करके हम confidence बनाते हैं judicial system में। This process ensure the decision are fair and just। तो ये process हमारा ensure करता है कि जो decisions है वो हमारे fair थे और बहुत अच्छे थे। The rules of judicial precedents as follows। तो कौन कौन से rules हमारे हैं judicial precedents में? Lower court are required to follow decisions made by higher court। तो lower courts जो होते हैं, for example अगर supreme court ने उसी similar way में कोई हमारा law बनाया है similar case के हिसाब से, तो वही high court को follow करना पड़ेगा। अगर high court ने कोई law बना दिया
तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो फॉलो करना पड़ेगा, वही सेम डिसीजंस उसे लेने पड़ेंगे। सो वाइल हायर कोर्ट जनरली फॉलोज देयर ओन पास्ट डिसीजंस इन रिलेटेड मैटर, या तो वो अपने खुद के पास डिसीजंस फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बड़ी अथॉरिटी ने कुछ ऐसा डिसीजंस बना रखा है या फिर एक लॉ बना रखा है तो वही उसे फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, अब कोर्ट सिस्टम क्या है हमारा इंडिया में? इंडिया में जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक यूनिफाइड सिस्टम है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा सुप्रीम और हाई कोर्ट बेसिकली। लेकिन अभी मैंने आपको 4 तरीके के कोर्ट समझाए थे, तो अगर कोर्ट सिस्टम इन इंडिया है तो आपको पूरी अपनी हायरार्की ऑफ कोर्ट एक्सप्लेन कर आनी है, जो अभी थोड़े से टाइम पहले अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और योर सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो आपको वही चारों चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर आनी है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम क्या है? एक लोअर लेवल कंज्यूमर कोर्ट है इंडिया का, तो इट इज अ लोअर लेवल कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया दैट डील्स विद कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो किसके साथ डील करता है? कंज्यूमर की कंप्लेंट के साथ, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो किसके अंडर है ये? हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या है? हमारी एक क्वासी जुडिशियली बॉडी है जो कि हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करी जाती है, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है उसे कोई भी अनफेयर ट्रेड ना मिले, उसे भी कोई डिफेक्टिव मटेरियल ना मिले। तो ये इंश्योर करती है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसे सही सामान मिले। अगर कुछ दुकान है या कुछ भी चीज़ है उसे कोई एक्सपायर प्रोडक्ट ना मिले, उसे बिल्कुल सही प्रोडक्ट मिले। सो इट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और एडिशनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस मे बी अपॉइंटेड टू शेयर द वर्कलोड। तो ये हमारा अपॉइंट करा जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी के असिस्टेंट जजेस भी अपॉइंट कर दिए जाते हैं ताकि वर्कलोड जो है वो कम हो पाए। इट हैंडल्स कंप्लेंट्स विद क्लेम अंडर ₹20 लाख। तो इन कंप्लेंट्स को भी ये हैंडल करता है जिनका जो बजट है वो 20 लाख से कम होता है। तो इट कम्स अंडर द कंज्यूमर फोरम एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है? हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस होते हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, थोड़े कम फॉर्मल होते हैं। तो ये क्या है? हमारी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है पर्टिकुलर एरियाज पे, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन एरिया हो गया या फिर कोई टैक्स का एरिया हो गया। सो इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1946। तो कब ये ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 42 अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में। तो ट्रिब्यूनल्स क्या क्या चीज़ें हैंडल करते हैं? डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि भाई जो चीज़ सही है, डिसीजंस को रिव्यू करते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स की अब नीड क्या थी? टू रिड्यूस कोर्ट केस बैकलॉग। तो कोर्ट में बहुत सारे केसेस पड़े रहते हैं और वो बाद में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, नए नए केसेस आते रहते हैं। तो वो बर्डन को कम करने के लिए, टू हैंडल स्पेशलाइज्ड केस, कुछ स्पेशल केसेस को हैंडल करने के लिए, टू ईज कोर्ट का बर्डन को कम करने के लिए, टू एड्रेस इश्यूज इन एरियाज लाइक एनवायरमेंट। तो सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट इज योर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है? हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं कोर्ट के बाहर, वेयर द पार्टीज एग्री टू सबमिट द डिसएग्रीमेंट टू अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन। तो ये हमारा कोर्ट के बाहर होता है, जहाँ पर जो पार्टीज हैं वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को के ऊपर अपना जो केस है उसे सौंप देती हैं कि भाई ये इंसान ना इस साइड का है ना इस साइड के फेवर में है, दिस इज द न्यूट्रल जो कि हमारे सही डिसीजंस लेगा। तो लॉज गवर्निंग आर्बिट्रेशन इन इंडिया, कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्न करते हैं आर्बिट्रेशन को? द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 गवर्न आर्बिट्रेशन इन इंडिया। किसके ऊपर बेस्ड है ये? हमारा अनसेट्रल मॉडल लॉ के ऊपर ये बेस्ड है। तो प्रोसेस क्या है हमारे आर्बिट्रेशन में? एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेशन। दोनों पार्टीज हमारी एग्री करती है कि जो आर्बिट्रेट है वो बिल्कुल सही है, हम मानते हैं दिस पर्सन इज न्यूट्रल। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ईच पार्टी में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर और में एग्री ऑन द सिंगल आर्बिट्रेटर। मतलब दोनों की दोनों पार्टीज या तो अपना खुद का आर्बिट्रेटर ला सकती है या फिर एक सिंगल आर्बिट्रेटर के ऊपर ही ये एग्री कर सकती है। नेक्स्ट इज योर हियरिंग एंड एविडेंस। हियरिंग एंड एविडेंस में क्या होगा? दोनों साइड के फैक्ट सुने जाएंगे, उनकी आर्ग्यूमेंट सुनी जाएंगी। नेक्स्ट इज योर डिसीजन। डिसीजन में क्या होता है? यहाँ पर अब हमारा फाइनल डिसीजन लिया जाता है और एक आर्बिटर अवार्ड बनता है। एनफोर्समेंट में क्या है? अवार्ड इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल लाइक अ कोर्ट डिसीजंस। तो यहाँ पर जो हमारा कोर्ट जो भी जैसे कोर्ट एक डिसीजन लेता है उसी तरीके से यहाँ पर हम उस चीज़ को अवार्ड बोलते हैं। तो जो भी हमारा केस है वो बाइंड अप हो जाता है विद एन अवार्ड, मतलब एक कंक्लूजन निकलती है उसकी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा स्पीडी होता है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, एक्सपेंसिव भी कम है, फ्लेक्सिबल है, इसका प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कि अपील जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, कॉस्ट जो है
कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स केसेस, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स केस है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कोई एविडेंसेस नहीं है, एनफोर्समेंट के इश्यूज है। अब आर्बिट्रेशन के टाइप्स क्या क्या है, हमारे पास दो तरीके की आर्बिट्रेशन होती हैं, पहला डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, दूसरा फॉरेन आर्बिट्रेशन। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स इंडियन पार्टीज एंड इज कंडक्टेड इन इंडिया, तो ये हमारे इंडियन पार्टीज को इन्वॉल्व करती है, इंडिया में ही होती है। फॉरेन आर्बिट्रेशन क्या है, आउटसाइड मतलब इंडिया के बाहर की पार्टीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का मतलब क्या है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ दैट इज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो एक लॉ है जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में होता है और एक लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब हमें कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं किसी काम को करने से पहले कि हम ये चीज करेंगे ये चीज नहीं करेंगे। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इट इज मेनली गवर्न बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कौन इसे गवर्न करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक पर्सन हमारा ऑफर लाता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट इज योर कंसिडरेशन, समथिंग गिवन इन रिटर्न मेकिंग द एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, मतलब कुछ चीज हम रिटर्न में दे रहे हैं उस एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए। कैपेसिटी का मतलब क्या है, कोई एक ही इंसान जो अच्छा मतलब जिसका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है वही कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजंस लेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। कंसेंट का मतलब क्या है, हम एग्री कर रहे हैं उस जो भी हमने फॉर्म बनाया है, जो भी हम चीज बना रहे हैं ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो पाए। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद इलीगल पर्पसेस आर अवॉइडेड, तो मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें इलीगल पर्पसेस हैं तो उसे अवॉइड करेंगे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारा, इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंड है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अब कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब जो चीजें थी वो फॉलो अप नहीं होंगी। नेक्स्ट इज योर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब क्या है, कंपेंसेशन फॉर लॉस कॉज्ड बाय द ब्रीचेस, अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसका कंपेंसेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारी एक ब्रांच है जिसमें सिविल लॉ, जो कि सिविल लॉ के साथ डील करती है, जो कि देखती है कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी को हम हार्म तो नहीं पहुंचा रहे हैं, इंजरी तो नहीं पहुंचा रहे हैं किसी की, या तो किसी पर्सन को या फिर किसी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी की रेपुटेशन को। सो असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे टॉर्ट के, रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन, देयर मे बी लीगल ड्यूटीज एंड अ रॉन्गफुल एक्ट और द फेलियर ऑफ एक्ट। तो मतलब यहाँ पर हम अपनी लीगल ड्यूटीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, रॉन्गफुल एक्ट हम बना रहे हैं या फिर अपने एक्ट को फॉलो करने से फेल हो चुकी है। नेक्स्ट इज योर लीगल डैमेज। लीगल डैमेज का मतलब क्या है, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कॉज हार्म टू अनदर पर्सन लीगल राइट, तो मतलब जो रॉन्गफुल एक्ट है उसकी वजह से दूसरे पर्सन का लीगल राइट खराब हो रहा है, मतलब दूसरे पर्सन को हार्म हो रहा है हमारी ही गलती की वजह से। लीगल रेमेडी क्या होता है हमारा, द इंजर्ड पर्सन कैन क्लेम डैमेजेस थ्रू अ सिविल कोर्ट, तो इंजर्ड पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है हमारे सिविल कोर्ट्स में कि भाई उसे डैमेज हुआ है। तो अब तीन तरीके के टॉर्ट्स हमारे पास होते हैं। पहला टॉर्ट हमारा आता है इंटरनेशनल टॉर्ट। सो इंटरनेशनल टॉर्ट में क्या होता है, डिफेंडेंट कॉज हार्म ऑन द पर्पस, तो मतलब डिफेंडेंट ने जबरदस्ती जानबूझकर उसे हार्म करा है। नेग्लिजेंस में क्या होता है, यहाँ पर गलती से वो चीज हो गई है, फॉर एग्जाम्पल योर एक्सीडेंट्स। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर भाई चोट लगी है, हार्म पहुंचा है, इट डजेंट मैटर कि आपने केयरलेसली करा या फिर आपने जानबूझकर करा। लॉज एट वर्क प्लेस का मतलब क्या है, it refers to the set of rules, rights and responsibilities that governs the relationship between employees and employer in an organization। तो ये क्या है, हमारे कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं हमारी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में, मतलब जो भी हमारे वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो उन चीज़ों को ओवर पावर कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स को अनफेयर ट्रीटमेंट और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। सेफ और लायबल वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करते हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। इट रेगुलेट वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड बेनिफिट्स, तो उन चीज़ों को भी देखता है कि कितने घंटे यहाँ पर वर्कर्स काम कर सकते हैं, उनके वेजेस क्या है, मतलब सैलरी क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल रहे हैं। इट प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, तो इससे क्या होता है हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉइज, तो ये हमें क्या करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि हम डिस्प्यूट को, जो भी अगर कोई लड़ाई है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में, वो चीजें सॉर्ट हो पाए।
सो नाउ लॉज एट वर्क प्लेस, कौन कौन से लॉज हैं हमारे जो वर्क प्लेस पर आते हैं। पहला लॉ हमारा आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट क्या करता है, इंश्योर करता है health, safety and welfare of workers in the factories with provisions on workers hours, leaves and overtime. Applies to the factories with 10 workers using power, with 20 plus without power. तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्रीज आर क्या करता है, हमारी जितने भी वर्कर्स हमारे फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी हेल्थ को देखता है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करता है और उनकी लीव्स, वर्किंग आवर्स, सारी चीज़ों को देखता है। वो देखता है कि भाई अगर ये एक्स्ट्रा काम, इनसे एक्स्ट्रा काम तो नहीं करवाया जा रहा है, इनके काम के हिसाब से इन्हें पैसे मिल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं या फिर नहीं। शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या होता है हमारा, इट कवर्स वर्किंग कंडीशन आवर्स एंड लीव्स फॉर एम्प्लॉयज इन शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। तो मतलब ये उन वर्कर्स के लिए होता है जो हमारे शॉप्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923 का मतलब क्या है हमारा, इट प्रोवाइड्स कंपेंसेशन टू वर्कर्स फॉर इंजरीज और डेथ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये कंपेंसेशन प्रोवाइड करता है अगर किसी एम्प्लॉय को काम करते करते, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते कुछ इंजरी आ गई या फिर उससे डेथ हो गया है, तो इट प्रोवाइड्स कंपेंसेशन टू द वर्कर। वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942। वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 का मतलब क्या है हमारा, इट रिक्वायर्स वीकली हॉलीडेज फॉर एम्प्लॉयज इन शॉप्स, रेस्टोरेंट एंड थिएटर्स। तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो कि शॉप्स या फिर रेस्टोरेंट और थिएटर्स में काम कर रहे हैं, उन्हें वीकली हॉलीडेज मिले। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। थैंक यू।